नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। भाई, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे क्षमा का जातक हूँ, क्योंकि बहुत समय से कमेंट प्राप्त हो रहे हैं कि सर नवमास कुंडली D9 चार्ट पर वीडियो बनाएं। लेकिन भाई, जब वीडियो बनाने लगते हैं तो दिमाग में जो विचार होते हैं हम वही बोल देते हैं, तो इसलिए थोड़ी देरी हो गई। आज की चर्चा नवमास कुंडली पर D9 चार्ट पर एक बहुत ही सरल ढंग से करेंगे। एक बात और बताना चाहता हूँ, जिनको अपनी नवमास कुंडली नहीं पता, क्योंकि जिनकी जन्मपत्री पुरानी बनी हुई है, छोटी बनी हुई है, उनमें वर्ग कुंडलियां नहीं निकाली हुई, उनमें सिर्फ लगन कुंडली है या चंद्र कुंडली है, तो वो अपनी नवमास कुंडली कैसे देख सकते हैं? तो सिंपल अपने मोबाइल पर क्रोम पर जाएं और वहां ऑनलाइन कुंडली की कोई भी साइट खोल लें। वहां अपना डाटा भरिए, डेट, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ, वहां आपका D9 चार्ट नवमास कुंडली आ जाएगी। क्योंकि पहले छोटी जन्मपत्रियां का प्रचलन था, क्योंकि कंप्यूटर के आने से पहले वर्ग कुंडलियां बनाने में थोड़ी मेहनत अधिक लगती थी, तो कई बार पंडित जी दक्षिणा भी अधिक मांग लेते थे, तो लोग कहते थे कि आप छोटी ही बना दीजिए। इसलिए कई कुंडलियों में D9 चार्ट नहीं है, तो वो ऑनलाइन गूगल पर जाकर, क्रोम ब्राउजर पर जाकर अपना D9 चार्ट निकाल सकते हैं। देखिए, लगन के बाद देखे जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण कुंडली जो है वो है नवमास कुंडली। बहुत सी वर्ग कुंडलियां होती हैं, सप्तमांश है, दशमांश है, द्वादश है, कई होती हैं, लेकिन सबसे अधिक महत्व नवमास कुंडली यानी D9 चार्ट का है। हमारे वैदिक ज्योतिष में जो पुराने ग्रंथ है, हर ग्रंथ में नवमास कुंडली की कोई ना कोई महिमा लिखी हुई है। देखिए, जो नवमास कुंडली है वो आत्मा को दर्शाती है। अगर लगन कुंडली को हम बीज माने तो उस बीज से बनने वाला वृक्ष और उस वृक्ष से उगने वाले फल वो नवमास कुंडली है। ग्रहों की जो रियल पावर है कि ग्रह कितना पावरफुल है, इसका अनुमान नवमास कुंडली देखकर लगाया जा सकता है। जब हम बिंब शोपक बल निकालते हैं तो उसमें भी लगन और नवमास कुंडली का महत्व होता है। एक बात और देखने में आई है भाई, कि अगर हमारे पास लगन कुंडली हो और नवमास कुंडली हो तो हम ये बता सकते हैं कि कौन सा ग्रह कौन से नक्षत्र में, कौन से चरण में विराजमान है। तो इसलिए ये भी कह सकते हैं कि जो नवमास कुंडली है वो नक्षत्र के आधार पर बनी है, यानी नक्षत्र कुंडली भी कह सकते हैं। नक्षत्रों का फलादेश भी नवमास कुंडली में आ गया, इसलिए भी इसकी महत्ता थोड़ी अधिक हो जाती है।
जो हमारी लगन कुंडली होती है उसमें जो 9th हाउस होता है, नवम भाव होता है, उसको भाग्य का भाव कहते हैं। लेकिन नवमांश कुंडली क्या है? भाग्य का भाग्य है नवमांश कुंडली। यानी एक राशि के नवम भाव को, एक राशि का नवम भाव 1 into 1/9, एक राशि का नवम भाव कर दे तो नवमांश कुंडली बनती है, जो कि 3 अंश और 20 कला का हो गया। 3 अंश और 20 कला को अगर 9 से मल्टीप्लाई कर दे तो 30 आ जाएगा। यानी 30 अंश की राशि होती है। यानी एक राशि का नवम भाव जो होता है उसके हिसाब से नवमांश कुंडली का निर्माण हम करते हैं। देखिए भाई, जो नवमांश कुंडली है, ऐसा कहा है कि ये जीवन साथी की है। विवाह के बाद जो आपकी लाइफ होगी उसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देती है। ठीक है, लेकिन मैं पूरी तरह से इससे सहमत नहीं हूं। नवमांश कुंडली जीवन के हर एस्पेक्ट को, जो भी पहलू है हमारे जीवन के, हर पहलू को नवमांश कुंडली दर्शाती है। कई बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नेता, बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन जिनकी शादी ही नहीं हुई, तो उनको भी नवमांश कुंडली ने बहुत अच्छा फल दिया। उनकी नवमांश कुंडली भी बहुत अच्छी पाई गई है। इसलिए जीवन का हर क्षेत्र जिसको लगन दर्शाता है, नवमांश कुंडली भी उस क्षेत्र को दर्शाती है। अब नवमांश कुंडली देखनी कैसे है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहले तो एक पॉइंट दिमाग में रखिए कि नवमांश कुंडली और लगन कुंडली दोनों इकट्ठी होनी चाहिए, तब हम बहुत आसान तरीके से फलादेश पर पहुंच सकते हैं। दूसरी बात, नवमांश कुंडली में 95% केसेस में राशि का महत्व होता है कि ग्रह किस राशि में विराजमान है। भावों का महत्व सिर्फ 5% केस में देखा जाता है। इसलिए राशि की इंपॉर्टेंस बहुत अधिक है नवमांश कुंडली में। तो एक वर्ड है वर्गोत्तम ग्रह या वर्गोत्तम लगन। वर्गोत्तम तब होता है जब कोई भी ग्रह लगन में जिस राशि में हो, नवमांश कुंडली में भी उसी राशि में विराजमान हो जाए, तो उस ग्रह को वर्गोत्तम ग्रह कहते हैं। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि ये कैसे फल देते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि लगन कुंडली भी है आपके पास, नवमांश कुंडली भी है। आप देखिए कि लगन में कौन सा अंक है। मान लीजिए लगन तुला है, 7 अंक है, और नवमांश कुंडली के लगन में भी 7 अंक है, तो भाई लगन वर्गोत्तम हो गया। लगन वर्गोत्तम हो गया। इसलिए अगर लगन पर शुभ प्रभाव भी पड़ रहे हो या लग्नेश कमजोर हो, तब भी लगन की पावर बहुत बढ़ गई है, लगन स्ट्रोंग हो गया है, जिसके कारण जातक मन से भी और आत्मा से भी मजबूत होगा। और अगर शारीरिक कष्ट के योग बांधते हो तो बड़े कष्ट छोटे कष्टों में बदल जाएंगे। सबसे पहले तो चेक करना है कि लगन वर्गोत्तम है या नहीं है। अगर लगन वर्गोत्तम है तो ये विन विन वाली सिचुएशन होगी आपकी जन्म कुंडली में। यानी लगन क्या है?
कुंडली की नींव है लगन, तो नींव बहुत मजबूत होगी आपकी। इसलिए सभी क्षेत्रों के लिए ये एक अच्छा योग है। फिर हमने क्या करना है, फिर हमने देखना है कि लगन कुंडली में कोई ग्रह नीच का तो नहीं है। मान लीजिए 4 नंबर की राशि है जहां मंगल विराजमान है लगन कुंडली में, तो मंगल नीच के विराजमान हो गए। तो इंटरप्रिटेशन ये होगी लगन कुंडली को देखकर कि जी मंगल नीच के आगे लगन कुंडली में, तो जमीन जायदाद से अचानक नुकसान हो सकता है, सेल परचेज में माता से मतभेद रह सकते हैं, घरेलू सुख नहीं मिलेगा, जातक का स्वभाव इस तरह का होगा कि घर में अशांति रहेगी। ये हमने लगन कुंडली देखकर अपने मन में बात बिठा ली। लेकिन फिर नजर डालिए नवमास कुंडली में। अब कौन से भाव में पड़ा है मंगल, इसकी महत्ता खत्म है, सिर्फ राशि की महत्ता रह गई है। 2 केस बनेंगे जहां पहला केस कि मंगल जहां भी नीच का ही आ जाए, तो मंगल वर्गोत्तम हो गया जहां पर, क्योंकि जिस राशि में लगन कुंडली में है उसी राशि में मंगल नवमास कुंडली में विराजमान हो गया। तो मंगल शुभ फल देगा, बहुत अच्छा फल देगा, स्ट्रॉन्ग फल देगा। जैसे मजबूत मंगल का फल मिलेगा 4थे भाव में, वैसा ही मंगल फल देगा। स्ट्रॉन्ग मंगल हो और शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो तो माता के स्वास्थ्य के लिए तो खराब होता है, लेकिन जो भी स्ट्रॉन्ग मंगल के फल होते हैं अच्छे बुरे वो सभी फल देगा। ये स्ट्रॉन्ग हो गया। एक केस तो ये हो गया। दूसरा केस इसमें क्या हो सकता है कि मंगल लगन कुंडली में नीच का हो, नवमास कुंडली के किसी भी भाव में, चाहे अष्टम भाव में ही हो, मंगल उच्च का विराजमान हो जाए। तो इस केस में मंगल मजबूत हो गया, लेकिन 75% मजबूत हो गया। जहां 100% हो गया, जहां 75% मंगल क्या है, मजबूत हो गया, और 75% मंगल अच्छा फल देने में समर्थ होगा। इसलिए कोई नीच का ग्रह आ जाए कुंडली में तो नवमास कुंडली को चेक करना परम आवश्यक हो जाता है। आगे बात करते हैं उच्च के ग्रह की। आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। 7वीं राशि 10th भाव में शनि उच्च के आगे, मैंने कुंडली देखी, लाइव एग्जांपल बता रहा हूं आपको। तो मैंने अपने वीडियोस में भी कई बार बताया कि शनि 10th भाव में हो तो इंजीनियरिंग से रिलेटेड जातक को कोई कार्य नहीं करना चाहिए, खासतौर पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के संबंध में। अगर जातक इंजीनियरिंग की फील्ड में है या शनि से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं, कोयले का, लोहे का, तेल का, तो साइड में कोई दूसरा कार्य कर ले। अगर इंजीनियरिंग की है तो MBA वगैरह कर ले। इस पर मैंने कई वीडियो बनाए हैं। तो मैंने कुंडली देखी तो मैंने कहा कि भाई इंजीनियरिंग लाइन आपके लिए अच्छी नहीं है। तो जातक बोला कि जी मैंने तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखी है, लेकिन मेरा गोल है कि 4-5 साल हो गए इंजीनियरिंग किए को, मैं सिविल सर्विस में जाना चाहता हूं। अगर IAS नहीं जो UPSC लेता है तो स्टेट लेवल पर जैसे PCS है, कम से कम वहां उसको मैं क्रैक करना चाहता हूं। इसके नीचे मैं कुछ नहीं करना। तो मैंने नजर डाली नवांशा कुंडली पर, वहां भाई उनके शनि थे नीच के।
तो मैंने कहा भाई कितने अटेम्प्ट दे दिए? कहता जी 2 अटेम्प्ट दे दिए। एक में तो इंटरव्यू में बहुत कम मार्जिन से रह गया। तो मैंने उनसे कहा कि आप पीसीएस से थोड़ा नीचे आ जाए, तहसीलदार हो गए या किसी और डिपार्टमेंट में क्लास 1 पोस्ट है, वहां पर आप आ जाए, उनका भी आप एग्जाम देना शुरू कर दे। कहते जी मैंने तो जाना ही नहीं, नौकरी करनी है तो पीसीएस की, नहीं तो कोई दुकानदारी कर लेंगे। मैंने कहा भाई आप नौकरी ना करना, मेरे कहने पर आप एग्जाम दे दो, कोई आपको घर से पकड़ कर तो लेकर नहीं जाएगा कि ज्वाइन कर लो। वेटिंग लिस्ट वाले होंगे, तैयार होंगे, इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है। तो उन्होंने मेरी बात मान ली। फैमिली से काफी अच्छे संबंध थे, तो उन्होंने और डिपार्टमेंट में भी एग्जाम दे दिया। पीसीएस का एग्जाम मेन क्लियर नहीं हुआ तीसरी बार, लेकिन जो दूसरे डिपार्टमेंट में दिया था उसमें उनका एग्जाम क्लियर हो गया, क्लास 1 पोस्ट थी। फिर वो आए मेरे पास कि जी सर जैसे आपने कहा था मैंने एग्जाम भरा और मेरा पेपर क्लियर हो गया, तो मैं ज्वाइन नहीं करूंगा। मैंने कहा भाई ज्वाइन कर लो, पीसीएस की तैयारी अगर करनी होगी छुट्टी ले लेना, छुट्टी लेकर कर लेना, पर मैं आपको अब जॉब मिल गई है। जहां तक मेरी ज्योतिष का अनुभव है, ये बात बता देना चाहता हूं कि पीसीएस में कामयाबी मिलना उसके चांस सिर्फ 5-10% है, 5-10% है। बाकी आपकी लाइफ है, आपकी मर्जी है। मेरा काम था गाइड करना। उन्होंने ट्राई किया फिर, लेकिन फिर बात नहीं बनी। अभी क्लास 1 पोस्ट पर ही कार्य कर रहे हैं। तो कहाँ गड़बड़ होगी? शनि उच्च के थे, जहां पर उच्च के शनि 10th भाव में हो, जहां तक विघ्न बाधाओं के साथ पीसीएस क्लियर कर जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहां नवांश कुंडली में नीच के आगे, तो इनकी पावर क्या है? कम हो गई, पावर डाउन हो गई, यानी 50-60% इनका असर रह गया। ये नहीं कि असर खत्म हो गया, असर कम हो गया। ऐसा नहीं मानना कि लगन में ग्रह शुभ हो, नवांशा में शुभ हो तो उसका पूरा असर खत्म हो जाता है। पूरा असर नहीं खत्म होता, फल में कमी आ जाती है, जैसे जहां कमी आ गई। इसी तरह कोई ग्रह नीच का होकर वहां उच्च का आ जाए। मान लीजिए शुक्र छठी राशि में जहां नीच के आगे, और जहां किसी भी घर में फल देखिए चौथे भाव का ही मिलेगा, फल मिलेगा लगन कुंडली के हिसाब से। नवांश कुंडली में सिर्फ हमने राशि देखनी है। अब मान लीजिए जहां 12 राशि में उच्च के आगे, तो जो परिवार का सुख है, वाहन का सुख है, सुख सुविधाएं की वस्तुएं हैं, सभी प्राप्त होंगी। लेकिन बीच में विघ्न बाधाएं आती रहेंगी, छोटे मोटे झंझट आते रहेंगे। जितना उच्च का शुक्र ने देना था फल, उससे कम देगा। जितना नीच के शुक्र ने बुरा फल देना था, उसके बुरे फलों में कमी आ जाएगी। तो ये तो होगी उच्च की और नीच के ग्रहों की बात, और वर्गोत्तम ग्रहों की बात। अब बात करते हैं कि कुंडली में 3 लगनें मानी जाती हैं। एक तो लगन हो गई, एक सूर्य लगन हो गया, एक चंद्र लगन हो गया। इन तीनों का विशेष महत्व है। लगन शरीर का कारक, चंद्रमा मन का कारक,
सूर्य जो है वो आत्मा का कारक। तो मान लीजिए लगन के दोनों तरफ अशुभ ग्रह हो, शनि जहां आ जाए, राहु जहां आ जाए, बीच में गुरु विराजमान हो जाए, तो कहेंगे जी कि लगन में गुरु है लेकिन पाप कर्तृ योग में आ गया, गुरु शुभ फल देने में असमर्थ हो गया। फिर हमने चेक करनी है नवांश कुंडली। अगर गुरु उच्च का हो, 4 राशि का हो, अपनी राशि का हो, 9 का हो, 12 का हो, इनमें से किसी भी राशि का हो, तो गुरु को पाप कर्तृ योग का जो शुभ फल था बहुत कम मिलेगा और कुंडली में गुरु शुभ फल देगा। इसी तरह चंद्रमा मान लीजिए जहां पड़ा है कुंडली में, इसके दोनों तरफ कोई शुभ ग्रह आ गए, सूर्य आ गया, जहां पर केतु आ गया, केतु लगा लीजिए, कोई भी लगा दीजिए, शनि लगा लीजिए, शनि आ गया, तो चंद्रमा पाप कर्तृ योग में आ गया। तो हमने फिर क्या देखना है? फिर देखना है कि चंद्रमा की पोजीशन क्या है नवांश कुंडली में। अगर अपने घर का हो, या उच्च का हो, दूसरी राशि का हो, या चौथी राशि का हो, तो चंद्रमा अशुभ फल नहीं देगा, इतना शुभ फल ही देगा। इसी तरह सूर्य, अगर सूर्य अशुभ हो, वहां नवांश कुंडली में उसकी पोजीशन ठीक हो जाए तो सूर्य भी भाई शुभ फल देगा, अशुभ फल नहीं देगा। अब बात करते हैं सिर्फ केवल नववांश कुंडली की। अभी तक तो हमने दोनों कुंडली कंपेयर की है ना, अब बात करते हैं नववांश कुंडली की। एक पॉइंट रह गया दोनों कुंडलियों को कंपेयर करने में। मान लीजिए लगन कुंडली का सप्तम भाव अशुभ प्रभावों में है, या सप्तमेश कमजोर है, तो सप्तमेश पर अशुभ प्रभाव भी हो, कमजोर भी हो, तो सीधी सीधी बात है दिमाग में आती है कि जी गृहस्थ जीवन ठीक नहीं रहेगा, विवाहिक जीवन ठीक नहीं रहेगा, पार्टनरशिप में आपको लाभ नहीं होगा, कोर्ट केस में अधिक खर्चा होगा। लेकिन सप्तमेश का दोष, क्योंकि नववांश कुंडली को कई ग्रंथों में लिखा है कि ये जीवन साथी की है, लाइफ आफ्टर मैरिज, या 7th हाउस है जो उसका जो फल है वो नववांश कुंडली से देखा जाए, उसकी चर्चा कर रहे हैं कि अगर सप्तम हाउस मान लीजिए अशुभ प्रभावों में आ गया तो क्या नववांश कुंडली का 7वां घर चेक करेंगे? नहीं, उस केस में नववांश कुंडली का सप्तम भाव चेक नहीं करेंगे। पुरुष की कुंडली हो तो नववांश में शुक्र की पोजीशन चेक करेंगे कि शुक्र किस राशि में है, भाव में है वो नहीं चेक करना, शुक्र किस राशि में है वो चेक करना है। मित्र की राशि में है, उच्च का है, सब राशि का है। मान लीजिए जहां पर शनि नीच के आगे सप्तम भाव खराब हो गया, तो 2 तरह से कुंडली चेक करनी पड़ेगी। पहले तो सिर्फ सप्तम भाव के लिए अगर पुरुष की कुंडली है तो शुक्र चेक कीजिए कि शुक्र जो है वो 2, 7, 12 इन राशियों में है तो बहुत अच्छा है। इसके अलावा शनि के घर में है 10, 11, मित्र की राशि में तो भी अच्छा। तो शुक्र अच्छे हो गए तो सप्तम भाव का जो शनि का शुभ फल था वो खत्म हो गया। दूसरा हमने शनि की पोजीशन चेक करनी है, जैसे पहले बताया कि शनि उच्च के हैं, वर्गोत्तम है, कैसे हैं। इन दोनों तरह से हमने सप्तम भाव चेक करना है। ये तो बात होगी पुरुष की कुंडली की। मान लीजिए जो किसी स्त्री की कुंडली होती, शनि स्त्री की कुंडली में नीच के विराजमान हो जाते सप्तम भाव में, तो भाई हमने बृहस्पति चेक करना है, सप्तम भाव नहीं चेक करना है नववांश कुंडली का। बृहस्पति की पोजीशन चेक करनी है कि बृहस्पति कहाँ विराजमान है।
बृहस्पति अपने राशि का हो, धनु का, मीन का, उच्च का हो, तो सप्तम भाव क्या हो गया? अच्छा हो गया, इंप्रूव हो गया, तलाक तक नौबत नहीं पहुंचेगी, थोड़ी अनबनी रहेगी। दूसरी बात, अगर ये देखने के बाद शनि की पोजीशन भी देख ली जाए कि शनि अशुभ प्रभाव में है, सप्तम भाव में, अगर नवमांश कुंडली में उच्च का हो गया, जब नवमांश में भी नीच का हो गया तो वर्ग उत्तम हो जाएगा। दोनों केसिस में सप्तम भाव मजबूत हो जाएगा। इस तरह से सप्तम भाव चेक करना है। और एक चीज नवमांश कुंडली की वो काउंट करती है, अगर लगन कुंडली हटा दी जाए, केवल नवमांश कुंडली अपने पास रख दी जाए, मैं इसको हटा देता हूं, नवमांश कुंडली है मेरे पास, तो उसको हमने कैसे चेक करना है? उसमें सिर्फ आपने लगन और लग्नेश की पोजीशन चेक करनी है और कुछ नहीं चेक करना। कि मान लीजिए 3 अंक का, इसका मालिक बुध हो गया लगन में, तो बुध कैसा है, किन प्रभावों में है, किन भावों में है, जहां भाव देखने आपने, और किसी केस में भाव नहीं देखने नवमांश कुंडली के, सिर्फ जहां भाव देखने हैं कि बुध कैसा है, किस भाव में है, अच्छी पोजीशन में है, अच्छी दृष्टि है या खराब दृष्टि है। उसके हिसाब से अगर बुध अच्छा है तो लगन के बल को बढ़ाएगा, अगर बुध शुभ है तो लगन के बल को घटाएगा। तो भाई बहुत ही सिंपल ढंग, जो अनुभव पर बिल्कुल ठीक उतरता है। बहुत सी किताबों में अलग अलग विद्वानों ने बहुत कुछ लिखा है, सारावली में कुछ और लिखा है, दूसरे ग्रंथों में कुछ और लिखा है। कई जगह तो ये लिखा है कि चंद्रमा की अगर राशि का फल देखना हो, मान लीजिए लगन में चंद्रमा सिंह राशि का है, और मान लीजिए जहां सिंह राशि का है, और नवमांश कुंडली में ये धनु का आ गया, तो चंद्रमा धनु राशि का फल भी देगा। अगर जहां दिक्क मजबूत है तो इसका फल अधिक देगा। ठीक है, फल देगा, लेकिन अधिक वाली बात अनुभव के आधार पर थोड़ी ठीक नहीं लगी मुझे। दूसरी बात यह है कि चंद्रमा को अगर नवमांश कुंडली के हिसाब से देखें, तो हमारा ज्योतिष का सम्मेलन था, तो किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया कि ये चंद्रमा की बात की हुई है कुछ किताबों ने, कुछ विद्वानों ने, तो फिर जो 7.5 है, क्या उसका प्रभाव भी नवमांश कुंडली के हिसाब से देखा जाए? बिल्कुल नहीं। कोई मुहूर्त करना है, दुकान का नाम रखना है, दुकान का मुहूर्त तो लगन वगैरह के हिसाब से होता है, जो दुकान का नाम रखना है वो राशि के हिसाब से होता है। तो उसमें भी क्या देखा जाए कि चंद्रमा किस नवमांश में है, उसके हिसाब से रखा जाए? बिल्कुल नहीं। उसमें आपको लगन कुंडली ही देखनी है। सिर्फ ये है कि अगर चंद्रमा, मैंने पहले बताया कि लगन में कमजोर हो, जहां मजबूत हो जाए तो मन को मजबूत करेगा, सिर्फ इतना ही है। ये नहीं कि चंद्रमा नवमांश कुंडली की राशि के हिसाब से पूर्ण फल देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ मजबूती चेक कर सकते हैं, जैसे कुछ विद्वानों ने लिखा है। तो ये पूरी की पूरी नॉलेज नवमांश कुंडली की मैंने आपको दे दी भाई, जितनी मुझे थी। मैं भी ज्योतिष का एक विद्यार्थी हूँ। आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इसे यूज कर कर देखना और फिर बताना कि कैसी लगी। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।